गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे भंवर धाराएं और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो इसमें देखिए भंवर धाराएं अर्थात एडी करंट EDDY और CURRENT एडी करंट भंवर धाराएं तो किसे कहते हैं? एस कर दो इसको, धाराएं है तो करंट, एडी करंट किसे कहेंगे? भंवर धाराएं। अभी तक आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि जब भी किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इस कारण उस कुंडली में क्या होता है? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और अगर कुंडली बंद परिपथ के रूप में है तो कुंडली में एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है और यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो इसके बारे में फैराडे ने सबसे पहले जानकारी दी थी, ठीक है ना? तो उससे एक निष्कर्ष निकलता है इस घटना से कि जब भी किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा तो हमेशा क्या होगी? प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल जरूर उत्पन्न होगा और अगर बंद परिपथ है वो तो उसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। पर कब? जब किसी चालक या किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और अगर वो बंद परिपथ है तो उसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। ये आप समझ गए। तो सन 1895 में फोको भी कई जगह इनका नाम लिखा होगा, फोको या फोकॉल्ट, फोकॉल्ट, ठीक है, वैज्ञानिक है। फोको भी लिखा होगा कई जगह। तो सन 1895 में फोकॉल्ट ने यह बतलाया कि जब भी किसी धातु को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चाहे वो धातु किसी भी आकार की है, उसकी आकृति कुछ भी है, किसी भी आकृति की धातु है, अगर उसको परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, या दूसरा कि यदि धातु को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बाहर गति कराया जाए, जैसे माना यहां पर ये जो क्रॉस है इसमें क्या कर रखा है? इसमें कोई यहां पर हमने एक समान, ये असमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रखा है, लिखा है असमान चुंबकीय क्षेत्र। अब इस असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्या रख दी? कोई धातु रख दी, ठीक है? तो क्या होता है? असमान चुंबकीय क्षेत्र में जब धातु रखी जाती है तो इस धातु से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्यों होता है परिवर्तन भाई? चुंबकीय फ्लक्स क्यों बदलता है इससे संबंधित? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स फाई एम बराबर क्या होता है? BA cos थीटा। तो फाई कैसे चेंज होगा? जब B चेंज होगा या A चेंज हो जाए या थीटा चेंज हो जाए। तो यहां पर असमान चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है। तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र यहां पर क्या हो रहा है? बदल रहा है। तब जब हम किसी बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में, किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु को रख देते हैं तो उस धातु से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। B अगर परिवर्तित हो रहा है तो फाई भी परिवर्तित होगा। तो ऐसा होने पर असमान चुंबकीय क्षेत्र में इस धातु को रखने पर इस धातु से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? परिवर्तित होता है। फलस्वरूप यहां पर इस धातु के अंदर एक धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? और यह धारा जल में बने भंवरों की तरह चक्करदार होती है, इस प्रकार की। इसीलिए इस धारा को हम भंवर धारा कहते हैं। तो जब किसी असमान या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु को रखते हैं तो उस धातु से संबंधित या उस धातु से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण उस धातु के अंदर चक्करदार धाराएं
प्रेरित हो जाती हैं और इन चक्करदार धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं, क्योंकि ये धाराएं बिल्कुल जल में बने भंवरों की तरह होती हैं। ठीक है। दूसरा, अगर असमान चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, माना यहीं पे इस बोर्ड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर बाहर, ये अंदर की ओर है, ठीक है, पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब हमने क्या किया, यहां पर किसी धातु को यहां पर गति कराई, ठीक है, यहां पर क्या किया, कभी इस धातु को अंदर चुंबकीय क्षेत्र में अंदर प्रवेश कराया, कभी धातु को बाहर खींचा। तो जब हम किसी धातु की पट्टी को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अंदर बाहर गति कराते हैं ऐसे, तो उससे क्या होगा, इस धातु किसी समय इस धातु के अधिक क्षेत्रफल से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी और कभी क्या होगा, इसके कम क्षेत्रफल से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। क्यों? जब यह धातु चुंबकीय क्षेत्र में अंदर प्रवेश करेगी उस समय अधिक चुंबकीय बल रेखाएं इस धातु से प्रवेश करेंगी, क्योंकि इसका अधिक क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र में होगा, तो इससे क्या होगा, अधिक चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी इससे, उस समय इसका चुंबकीय फ्लक्स भी अधिक होगा। परंतु जब यह धातु चुंबकीय क्षेत्र में बाहर की ओर खींची जा रही है, तो उस समय इस धातु का कम क्षेत्रफल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में, अतः उस समय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस धातु का कम क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र में है, तो उस समय इसका चुंबकीय फ्लक्स भी कम हो जाएगा। और जब इस धातु को चुंबकीय क्षेत्र में अंदर प्रवेश कराएंगे, तो उस समय इस धातु का अधिक क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगा, क्षेत्रफल का मान बढ़ने से चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। तो यानी जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु को अंदर बाहर गति कराई जाती है, तो धातु का उस चुंबकीय क्षेत्र में जो क्षेत्रफल होता है वो परिवर्तित होता है। क्षेत्रफल परिवर्तित होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है। तो इससे और घटना हो गई कि जब किसी धातु को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अंदर बाहर गति कराई जाती है, तो उस समय भी धातु से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और तब भी उस धातु के अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। उस प्रेरित धारा को हम क्या कहते हैं, वहां पे भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा भी क्या है, प्रेरित धारा है, जो कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धातु के अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है। और भंवर धारा इसका असली नाम है, क्योंकि ये जल में बने भंवरों की तरह चक्करदार होती है। ठीक हो गया। अब इसका गुण है कि ये जो भंवर धारा अगर किसी धातु में बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गई, तो ये धातु के तापमान को बढ़ा देती है, जिससे कि कुछ देर बाद ये धातु बहुत गर्म हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है कि लाल तप्त तक हो जाती है, लाल हो जाएगी तब तक। ठीक है ना, जब धातु को बहुत ज्यादा गर्म करो तो वो लाल होने लगती है, तो ऐसा ही ये भी हो जाएगा। तो भंवर धारा यदि इस असमान या असमान चुंबकीय क्षेत्र में धातु को रख दें, या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धातु को अंदर बाहर गति कराएं, तो धातु के अंदर क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण भंवर धारा उत्पन्न होगी। और अगर ये भंवर धाराएं बहुत अधिक उत्पन्न हो गई, तो ये धातु के तापमान को बढ़ाती हैं, इस कारण से यह धातु गर्म हो जाती है और ये लाल तप्त तक भी हो सकती है। इससे क्या होगा, ये धातु जितनी ज्यादा गर्म होगी, उससे यहाँ पर उस भंवर धारा के कारण, भंवर धारा माने वैद्युत ऊर्जा के कारण धारा उत्पन्न हुई है, तो यहाँ पर जब ये धातु गर्म होने लगेगी भंवर धारा के कारण, तो उस समय इसमें क्या होगा, वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय होने लगेगी, क्योंकि धातु जब गर्म होगी तो इससे ऊष्मा बाहर आएगी। तो धातु के गर्म होने पे इस धातु में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय होने लगती है। ठीक है। तो इससे ये लगता है कि भंवर धारा क्या है, भंवर किसी धातु में भंवर धारा का उत्पन्न होना क्या है, एक प्रकार से नुकसानदेह है, क्योंकि ये धातु में क्या करती है, उस समय ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा को क्षय करती है। ठीक है। दूसरा, प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है कि यदि धातु का प्रतिरोध अधिक है, तो उस धातु का प्रतिरोध अधिक होने पर भंवर धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। प्रतिरोध अधिक होगा, प्रतिरोध अगर अधिक है तो क्या हो जाएगा, भंवर धारा का मान कम हो जाएगा। प्रतिरोध पड़ने पर भंवर धारा का मान कम हो जाता है। ठीक है ना। अब भंवर धारा के नुकसान और इसके उपयोग भी है कुछ, तो उसको देखिए। भंवर धारा का
नुकसान देखिए पहले कि भंवर धारा से नुकसान। तो जो विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर, डायनेमो, डायनेमो माने जनरेटर, जनित्र, ठीक है, और प्रेरण कुंडली और ट्रांसफार्मर, प्रेरण कुंडली, तो इनमें क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे विद्युत मोटर, डायनेमो, प्रेरण कुंडली और ट्रांसफार्मर, इनमें क्या होता है, भंवर धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। इनमें क्या होगा कि चुंबकीय, इनमें जब प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित किया जाता है, इनमें, इन यंत्रों में, तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, धारा का मान लगातार समय के साथ आवर्त रूप में परिवर्तित होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान बदलने के कारण वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, लगातार बदलता है। तो प्रत्यावर्ती धारा इनमें प्रवाहित होने के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है, असमान या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। इस कारण यहाँ पर क्या होता है, ये जो मोटर, डायनेमो या ट्रांसफार्मर है, इनमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में धातु स्थित होने के कारण इनमें क्या हो जाती है, और जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में धातु स्थित होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी। जैसे धातु है, इसमें भंवर धारा उत्पन्न हो गई है, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहां पर भी है कि मोटर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर या प्रेरण कुंडली में क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के कारण परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में जब इन मोटर, डायनेमो या ट्रांसफार्मर रखा जाता है, तो ये किसके बने होंगे, धातुओं के बने होंगे। तो ये धातु भी कह सकते हैं परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में। तो इस कारण यहाँ पर क्या होता है, इनमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। और भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उसमें ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है, ठीक है, और ये गर्म होने लगते हैं। तो यानी यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उसमें ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है, इसलिए ये भंवर धारा यहाँ पर क्या है, नुकसानदेह है, ठीक हो गया। अब इस भंवर धारा के कुछ उपयोग भी है। हाँ, थोड़ा चीज देखिए इसमें, इस नुकसान को कम कैसे कर सकते हैं कि भंवर धारा के प्रभाव से जो उसमें ऊर्जा क्षय हो रही है उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसमें ऊर्जा के क्षय को हम कम कैसे कर सकते हैं। वो कम करने के लिए होता क्या है कि ट्रांसफार्मर या मोटर या डायनेमो, इनमें क्या होता है, एक क्रोड रखी जाती है कुंडली के अंदर। इनमें कुंडली होती है कैसी, जैसे ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होंगी, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली बाद में बनाया जाएगा। ये मोटर, इन सब में कुंडली होगी। तो इन कुंडली में क्या करते हैं हम, एक नर्म लोहे की क्रोड रख देते हैं, नर्म लोहे की धातु की पट्टी रख देते हैं। तो ये जो क्रोड होगी, अगर ये नर्म लोहे की धातु की पट्टी, एक ही पूरी पट्टी, मोटी पट्टी है ये, तो इसका अगर प्रतिरोध कम है, इस क्रोड का प्रतिरोध क्या है, अगर कम है, तो इसमें भंवर धारा ज्यादा उत्पन्न होगी। प्रतिरोध कम होने से भंवर धारा ज्यादा उत्पन्न होती है। तो इससे इसमें ऊष्मीय ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा उत्पन्न होगी, ऊष्मीय ऊर्जा का ज्यादा क्षय होगा, ठीक है। तो अगर हम इस क्रोड के प्रतिरोध को बढ़ा दें किसी प्रकार से, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ भंवर धारा कम हो जाएगी। अब क्रोड का प्रतिरोध बढ़ेगा कैसे, तो इस क्रोड के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो नर्म लोहे की क्रोड है वो सीधा सीधा एक धातु की मोटी प्लेट नहीं लेते। जैसे माना ये नर्म लोहे की क्रोड है, तो ये नर्म लोहे की पूरी छड़ नहीं रखी जाएगी अंदर। क्या किया जाएगा, यहां पर नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियां ली जाएंगी। पत्तियों से मतलब है, जैसे कि ये है नर्म लोहे की क्रोड माना, तो हम क्या करेंगे, इस इतनी मोटी नहीं लेंगे इसको, हम क्या करेंगे, यहां पर नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियां बना देंगे। एक पत्ती, दूसरी पत्ती, तीसरी पत्ती, ठीक है। और इन सब पत्तियों को आपस में क्या कर देंगे, वार्निश करके जोड़ देते हैं, तब इसको बनाते हैं मोटी धातु की पत्ती, ठीक है। तो नर्म लोहे की मोटी धातु की पत्ती की जगह पे, छड़ की जगह पे हम क्या करते हैं, पतली पतली नर्म लोहे की पत्तियों को लेते हैं और इनको वार्निश करके आपस में जोड़ देते हैं। वार्निश करके जोड़ने से मतलब है कि ये जब आपस में जुड़ेंगी तो ये इनका एक दूसरे से जब
संपर्क होगा तो ये एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली टच नहीं होंगी, विद्युत संपर्क में नहीं होंगी, विद्युत पृथक होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसके बाहर से वार्निश या आप पेंट कर सकते हैं, इसके बाहर से पेंट कर दिया तो वार्निश करके इनको जोड़ देते हैं, उससे ये एक दूसरे से विद्युत पृथक हो जाती है, पर इनको जोड़ दिया था। ठीक है, तो नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक दूसरे के साथ वार्निश करके ऐसे जोड़ दिया, तब इनको मोटी पत्ती बना दिया, और तब ये नर्म लोहे की क्रोड इस प्रकार से तैयार करके कुंडली के अंदर रख देते हैं। ऐसा करने पर इस जो पतली पतली पत्तियों से बनी हुई क्रोड होती है, इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ने से यहाँ पर क्या होता है, भंवर धारा कम उत्पन्न होती है। ठीक है ना, प्रतिरोध बढ़ता क्यों है, क्योंकि जब यहाँ पर पतली पतली पत्तियां, जैसे ये लिखा रखा है, ये नर्म लोहे की मोटी पत्ती है, मानो इतनी मोटी, इसमें जब प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो प्रेरित धारा का पति है, और इसी मोटी पत्ती को अगर हम ऐसे, हमने क्या कर दिया, पतली पतली पत्तियों को आपस में जोड़ के बना दिया, तो उसमें क्या होगा, किसी जैसे पहली पत्ती है इसमें भंवर धारा उत्पन्न होगी, फिर दूसरी पत्ती में भंवर धारा उत्पन्न होगी, फिर तीसरी पत्ती में भंवर धारा उत्पन्न होगी, प्रत्येक पत्ती में क्या होती है, अलग अलग भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। ऐसा होने पर क्या होता है, भंवर धारा का जो पथ होता है वो लंबा हो जाता है। अरे लंबा पथ नहीं होगा, एक पथ यहाँ आएगा, दूसरा पथ यहाँ आएगा, तीसरा पथ यहाँ आएगा, तो प्रत्येक पत्ती में भंवर धारा का जो अपना पथ होता है, उससे पूरी क्रोड में भंवर धारा की पथ की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। भंवर धारा के पथ की लंबाई बढ़ जाने से यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ने से क्या होता है, भंवर धारा का मान कम हो जाता है। ठीक है, आप इसको ये कह सकते हैं कि नर्म लोहे की मोटी क्रोड के पतली पतली धातु, पतली पतली नर्म लोहे की पत्तियों को आपस में वार्निश करके जोड़ देते हैं। ऐसा करने पर उस पत्ती का, वार्निश की भी पत्तियों का कुल प्रतिरोध क्या होता है, कम हो, बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ने से भंवर धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उससे क्या होगा, आपको उसमें ऊर्जा का क्षय कम होगा। तो प्रतिरोध बढ़ाने के लिए मोटी क्रोड की जगह पे नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों को वार्निश करके जोड़ते हैं, जिससे कि प्रतिरोध बढ़ने से भंवर धारा कम हो जाती है। ठीक हो गया, इसको आप बाद में पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में। अब इसके अनुप्रयोग, उपयोग क्या है इसका, तो उपयोग देखिए इसका, भंवर धारा के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है इसका, उसमें धारामापी में, पहला अनुप्रयोग किसमें है, दोलन रुद्ध धारामापी में। दोलन रुद्ध धारामापी, गैडबीट्स गैल्वेनोमीटर में इसका उपयोग होता है, भंवर धारा का उपयोग। क्यों, जो धारामापी होता है तो उसमें क्या होगा, धारामापी में भी भंवर धारा उत्पन्न होती है भाई। ठीक है, धारामापी में भी क्या होती है, भंवर धारा उत्पन्न होती है। कैसे, क्योंकि धारामापी में असमान चुंबकीय क्षेत्र में, असमान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली रखी होती है। धारामापी में कुंडली नहीं होगी, धारामापी में कुंडली होती है, तो वो कुंडली किसमें स्थित होती है, असमान चुंबकीय क्षेत्र। असमान चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, वहां प्रत्यावर्ती धारा से। तो धारामापी में जो कुंडली होती है वो असमान चुंबकीय क्षेत्र में होती है, और ऐसा होने पे जो वो धातु की कुंडली, क्योंकि असमान चुंबकीय क्षेत्र में है, तो उस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा, अरे धातु जब असमान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होगी तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, भंवर धारा। तो धारामापी की कुंडली क्योंकि असमान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होती है, तो जब धारामापी में धारा बहती है तो उससे वहां पर क्या होगा, असमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस असमान चुंबकीय क्षेत्र में धातु की कुंडली में भंवर धारा उत्पन्न होगी। वो भंवर धारा क्या करती है, उस कुंडली की गति का विरोध करती है। वो कुंडली वहां पर जो गति करती है उसकी गति का विरोध करती है। इस कारण से कुंडली की सुई कुछ देर गति करने के बाद पुनः कहां पर आती है, शून्य पे आती है। और भंवर धारा की विशेषता होती है कि जब किसी धातु में भंवर धारा गति उत्पन्न होती है, तो ये भंवर धारा क्योंकि एक प्रकार की प्रेरित धारा है, तो आपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ा है। क्या पढ़ा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम,
कि प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहां पर जैसे जो भंवर धारा उत्पन्न होगी वो धातु की गति का विरोध करेगी, क्योंकि वो धातु चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है। तो होता क्या है, जो कुंडली होती है धारामापी में, जो कुंडली है वो क्या करती है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है। इस कारण से वहां पर भंवर धारा उत्पन्न होती है। तो वो भंवर धारा उस कुंडली की गति का विरोध करती है। क्यों? क्योंकि उस कुंडली की गति के कारण ही भंवर धारा क्या हुई, उत्पन्न हुई, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन और भंवर धारा उत्पन्न हुई। तो भंवर धारा कुंडली की गति का विरोध करती है, जिस कारण से धारामापी की जो कुंडली है वो कुछ देर गति करने के बाद पुनः कहां पर आती है, साम्यावस्था में आती है। साम्यावस्था का मतलब है उसकी जो सुई होगी वो कहां पर आ जाएगी, जीरो पर आ जाएगी। ठीक है ना। तो उसको कहते हैं दोलनरुद्ध धारामापी। दोलनरुद्ध धारामापी का मतलब है कि धारामापी की कुंडली लगातार गति नहीं करेगी। जैसे उसमें प्रेरित भंवर धाराएं उत्पन्न होगी तो वो भंवर धाराएं धारामापी की कुंडली की गति का विरोध करेंगी, जिसके कारण की वो कुंडली थोड़ी देर बाद क्या आएगी, साम्यावस्था में आ जाएगी और उसकी सुई शून्य पर आ जाएगी। ठीक है, लगातार गतिमान नहीं रहती। आपने धारामापी की सुई देखी होगी। तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर ये दिखा रहा हूं, ये जो सुई है, तो अगर इसमें जैसे ये धारा प्रवाहित करे तो सुई कभी या तो इधर गति करेगी, पर थोड़ी देर बाद शून्य पर आ जाएगी। क्यों? अगर इसमें, क्योंकि यहां अंदर जो कुंडली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, तो उससे क्या होगा, इसमें भंवर धारा उत्पन्न होगी और वो भंवर धारा इसकी गति का क्या करेगी, विरोध करेगी। अब विरोध करने का मतलब है वो गति को रोकने की कोशिश करेगी। रोकने का मतलब वो कहां पर आएगा, शून्य पर आ जाएगा। ठीक है ना। दूसरा, प्रेरण भट्टी में तो इंडक्शन फर्नेस, तो इसमें इंडक्शन फर्नेस, तो इसमें क्या होगा, भट्टी में क्या करते हैं, भट्टी में धातुओं को गलाते हैं। ठीक है ना। तो प्रेरण भट्टी में क्या क्या आता है कि जब किसी खनिज से धातुओं को अलग करना होता है तो तब हम प्रेरण भट्टी का यूज करते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है कि धातु की किसी छड़ को, ठीक है, इसमें माना अशुद्धि मिली है इस धातु में और हमने उन अशुद्धियों को दूर करना है। तो धातु की किसी छड़ को किसी ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है जो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, लगातार परिवर्तित हो रहा हो। ठीक है। और वो चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा हो, प्रबल प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा। तो प्रबल प्रत्यावर्ती धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल प्रत्यावर्ती धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी क्या होगा, वो भी परिवर्ती होगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तित होती रहती है। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, लगातार परिवर्तित होगा। तो प्रबल प्रत्यावर्ती धारा के कारण उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में जब हम क्या करते हैं, किसी धातु को रोक देते हैं, तो वो धातु, उस धातु में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। और उन भंवर धाराओं के कारण, क्योंकि उन भंवर धाराओं का मान बहुत ज्यादा होता है उसमें, तो उस कारण से क्या होता है कि वो धातु थोड़ी देर में लाल तप्त हो जाती है और गर्म होकर गलने लगती है। ठीक है। जब वो गल जाती है तो तब उस धातु से अशुद्धियों को छान लिया जाता है और शुद्ध धातु को अलग कर दिया जाता है। तो धातु को गलाने की विधि है ये कि धातु की छड़, जो धातु अशुद्ध धातु है, अशुद्ध धातु की छड़ को हम क्या करते हैं, प्रबल प्रत्यावर्ती धारा के कारण उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। और इस परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में जब उस अशुद्ध धातु की छड़ को रखा जाता है तो उस अशुद्ध धातु की छड़ में क्या होता है, बहुत अधिक भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण वो कुछ देर बाद लाल तप्त हो जाती है और गल जाती है, और गलने पर उससे अशुद्धियों को हम दूर कर सकते हैं। तो धातु को गलाना, और ये पूरा समायोजन जिस डिवाइस में क्या था, उस डिवाइस को कहते हैं प्रेरण भट्टी। ठीक है ना। तीसरा, प्रेरण
कुंडली, प्रेरण कुंडली में भी भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रेरण कुंडली में कैसे? प्रेरण कुंडली में क्या होता है कि जैसे बेलन है, इस बेलन को देखो है, माने कोई बेलनाकार तो है, इस बेलन को हम क्या कर रहे हैं? किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं। पर कैसे चुंबकीय क्षेत्र में? जो चुंबकीय क्षेत्र लगातार घूम रहा है। ठीक है, तो किसी घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी बेलन को रखा जाता है तो क्या होता है? इस बेलन के अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस बेलन में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, और वो भंवर धाराएं बेलन और इस घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक गति का विरोध करती है। क्योंकि भंवर धाराएं हमेशा आपेक्षिक गति का विरोध करती है, क्योंकि भंवर धाराएं क्या है? परिवर्तित प्रेरित धाराएं। ठीक है, तो जब किसी बेलन को किसी घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस बेलन में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, और ये भंवर धाराएं बेलन और चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक गति का विरोध करती हैं। इस कारण क्या होता है? ये बेलन भी चुंबकीय क्षेत्र के साथ घूमने लगता है। पहले स्थिर रखा था, थोड़ी देर बाद ये भी घूमने लगता है। वो जो भंवर धारा है वो इसके रुकने का विरोध करती है, तो रुकने का विरोध मतलब वो इसको क्या करेगी? घुमाएगी। ठीक है, तो ये बेलन भी उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या होता है? घूमने लगता है, उसी की दिशा में घूमने लगता है। ठीक हो गया? तो यहाँ ये समायोजन कि बेलन को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, ये पूरा समायोजन कहलाता है प्रेरण कुंडली में। तो प्रेरण कुंडली कहलाता है। प्रेरण कुंडली में क्या होगा? बेलन को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न कराई जाएंगी, जिसके प्रभाव से वो बेलन चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगेगा, और ये समायोजन कहलाता है प्रेरण कुंडली। चौथा का एक जो वाहनों के स्पीडोमीटर है, जो गाड़ियों में या वाहनों में जो गति मापक यंत्र होता है उसमें स्पीडोमीटर कहते हैं उसको, तो उसमें भी वो भी क्या करता है? वो भी भंवर धाराओं पर किस दाब में कार्य करता है। ठीक है, और एक जो विद्युत ट्रेन होती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में क्या होता है? जो पहिए होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन के जो पहिए होते हैं, उन पहियों के साथ एक धुरी जुड़ी होती है। इसके जैसे धुरी है, इसके चारों ओर पहिया घूम रहा होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रिक ट्रेन की। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में ब्रेक लगाने में किसका उपयोग होता है? भंवर धारा का उपयोग होता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन मतलब विद्युत ट्रेन। विद्युत ट्रेनों में ब्रेक लगाने में भंवर धाराओं का उपयोग होता है। कैसे? कि जब विद्युत ट्रेनों में, इलेक्ट्रिक ट्रेनों के पहिए जो होते हैं, उन पहियों के साथ जो धुरी होगी, ठीक है, जिस धुरी के चारों ओर पहिए घूम रहे हैं, अरे एक अक्ष के चारों ओर घूमते ना वैसे, ठीक है, तो वो धुरी है, तो उस धुरी के साथ एक ड्रम जुड़ा होता है, धातु का ड्रम। यहां पर एक ड्रम जुड़ा होगा इसमें। ठीक है, इस ड्रम में अगर आपको जब विद्युत ट्रेन में क्या करना होता है? ब्रेक लगाना होता है, तो उस समय क्या क्या आता है? इस ड्रम में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है, इस ड्रम के चारों। ठीक हो गया? तो जब इलेक्ट्रिक ट्रेन पर ब्रेक लगाना होता है तो धुरी के साथ जुड़ा हुआ जो ड्रम होता है, ये जो ड्रम है, ये ड्रम पहियों के साथ लगातार पहिया घूम रहा है, ये धुरी भी घूम रही है, धुरी के साथ वो ड्रम भी क्या होगा? घूम रहा होगा। तो ब्रेक लगाते समय क्या क्या आता है? इस ड्रम के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में वो जो घूमता हुआ ड्रम है, उस घूमते हुए ड्रम में क्या हो जाएगा? धातु के ड्रम में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि उस चुंबकीय क्षेत्र में धातु का ड्रम क्या हो रहा है? गति कर रहा है, घूम रहा है। इस कारण से चुंबकीय क्षेत्र में जब धातु का ड्रम गति करता है तो उस धातु के ड्रम में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, और वो भंवर धाराएं उस ड्रम की गति का विरोध करती है, अतः वो धातु के ड्रम को रोकने का काम करती है। धातु का ड्रम रुकेगा तो वो ट्रेन के पहिए भी रुक जाएंगे। ठीक है, तो और एक और मैंने आपको बता दिया कि जो स्पीडोमीटर है उसमें भी भंवर धारा का ही उपयोग होता है। तो ये आपने पढ़ा भंवर धाराओं के बारे में, एडी करंट के बारे में। इनको फोको धाराएं या फोकोल्ट धाराएं भी कहते हैं, क्योंकि फोकोल्ट वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इनके बारे में बतलाया था।
अब देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ठीक है। इस नियम के द्वारा किसकी दिशा ज्ञात की जाती है? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक है, दाएं हाथ के नियम के द्वारा। इस नियम के अनुसार क्या है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे, ये कौन सा है? अंगूठा है, ये इसके बगल में तर्जनी, इसके बगल में मध्यमा, इसके बगल में अनामिका, फिर कनिष्ठिका। तो अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, ठीक है। अनामिका और कनिष्ठिका को छोड़ दीजिए, ये अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इसको देखिए, इन्हीं पे नियम है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर एक दूसरे के लंबवत रखें, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, तो यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखें, अंगूठा, ये अंगूठा चालक की गति को प्रकट कर रहा हो, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रकट कर रहा हो। अंगूठा किस दिशा को प्रकट करे? चालक की गति की दिशा को प्रकट करे, ठीक है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करे, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रकट करती है, ठीक है ना। दोबारा सुनिए, यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत रखें, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रकट करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करे, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रकट करती है। प्रेरित धारा मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, अंगूठा किसकी दिशा को प्रकट करे? चालक की गति की दिशा को। अब चालक की गति का मतलब, जैसे कल मैंने ये एक धातु की छड़ प्लेट की थी और इसको इस चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से, ये चुंबकीय क्षेत्र था बोर्ड के तल के लंबवत, ये इधर की ओर गति कर रहा था विवेक से, तो ये गति की दिशा होगी, ठीक है। यानी हम अंगूठे को किस दिशा में रखें? इसकी गति की दिशा, ठीक है। तो अंगूठा किसको प्रकट करेगा? चालक की गति की दिशा को। जो हमने कल प्रेरित विभवांतर में पढ़ाया था, उसमें इसका यूज कर सकते हैं। अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रकट करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रकट करती है, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रकट करती है। ठीक हो गया। और एक नियम आपने इससे मिलता जुलता और पढ़ा था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, उससे क्या निकाला था? उससे क्या निकाला था? क्या ज्ञात करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, वो लॉरेंज बल या चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने का नियम था, ठीक है। उसमें भी धारा का जिक्र किया था,
ये था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उसमें क्या था, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करनी थी, मध्यमा धारा की दिशा को। अब आप कहेंगे यहाँ भी धारा है, यहाँ भी धारा है, इस वाले में धारा आ रही है, इस वाले में प्रेरित धारा की दिशा प्रकट हो रही है। और जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है उसमें मुख्य धारा कहेंगे। अगर दोनों का जिक्र हो गया, दोनों में अंतर क्या है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा मुख्य धारा की दिशा को प्रकट करती है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है, तो अंगूठा वहां पे बल की दिशा को प्रकट करता है। ठीक हो गया। तो यह आप इंपॉर्टेंट भी है और प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने का नियम है। और प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने का भी नियम और भी है, लेंज का नियम, कि प्रेरित धारा सदैव उस दिशा में बहती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है, उससे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा कौन सी धारा को प्रकट कर रहा है, मुख्य धारा या वास्तविक धारा, आप वास्तविक धारा भी कह सकते हैं। बाएं हाथ के नियम में ये मध्यमा वास्तविक धारा को प्रकट करती है, जबकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रकट करती है। अर्थात फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने का नियम है, जबकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बल, लॉरेंज बल की दिशा को ज्ञात करने का नियम है। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत करना। थैंक यू।